जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आप पहले ये बताइए कि आखिरकार आप चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं और साथ साथ में चैनल को लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। शेयर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तो उससे और भी लोग अन्य जुड़ेंगे तथा और हम और उससे भी अच्छा और देने का प्रयास करेंगे। जैसा हम दे रहे हैं तो उससे भी और अच्छा वीडियो देने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम केमिस्ट्री की बात करने वाले हैं जो सेकंड 2019 में आए थे। तो उसी के साथ साथ आप जाकर देख सकते हैं कि एनडी की वोकैब हमने करा रखी है, जो कि 2016 तक की फिनिश हो चुकी है। तो वो साइनोनिम्स और एंटोनिम्स हमने कराए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। हर एक ऑप्शन को डिस्कस किया गया है तथा उसमें इस तरीके से डिस्कस किया गया है कि हर एक ऑप्शन को साथ साथ में उसके जो साइनोनिम्स एंटोनिम्स हैं वो भी बताए गए हैं ऑप्शंस के साथ। तो ये भी बताया गया कि किस तरीके से जो यूपीएससी है एनडीए में अपनी वोकैब को रिपीट करता है। तो आप जाकर के उन वीडियोस को जरूर देखिए। और ऐसे ही केमिस्ट्री के एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, इस केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट भी देख लीजिएगा आप। फिजिक्स की और हिस्ट्री की और ज्योग्राफी की इन सब की ऐसे ही वीडियोस चल रही हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एक ही तत्व की भिन्न ऑक्सीकरण संख्याएं नहीं दर्शाता है। तो ऑक्सीकरण संख्या जैसा कि आप जानते हैं कि वीडियो बाइलिंगुअल होगा। तो यहाँ पर हमारा अगला जैसे दिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एग्जिबिट अ डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर ये होता है कि जब किसी एटम द्वारा अपनी आउटर मोस्ट सेल यानी अपनी बाह्य कक्षा से, जब किसी एटम द्वारा अपनी आउटर मोस्ट सेल यानी बाह्य कक्षा से इलेक्ट्रॉन त्याग दिया जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया जाता है या इलेक्ट्रॉन को ले लिया जाता है, तो हम उसे ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। वही जो बाह्य कक्षा से जो निकालता है जितने इलेक्ट्रॉन, उसे ही हम ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पर वही बातें सारी की गई हैं कि पॉजिटिव क्या मतलब देखो, ऑक्सीडेशन नंबर दो प्रकार की होती हैं, यानी ऑक्सीकरण संख्या दो प्रकार की होती हैं। एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव वाली होती है वो शो करती है कि जो एटम है उसने अपनी इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए हैं, और जो निगेटिव है तो वो ये शो करती है कि एटम ने ले लिए हैं। जैसे कि ऑक्सीजन की बात करें तो निगेटिव शो करती है और हाइड्रोजन की बात करें तो +1 शो करती है, क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, और जो ऑक्सीजन होता है वो अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो ऐसे ही हम समझ लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा कि हमारा इसमें कौन सा आंसर होने वाला है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि Fe जो होता है वो 2 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है, एक +2 एक +3। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जानते हैं कि Fe का मतलब जो आयरन है इसका क्या होता है, परमाणु क्रमांक 26 इसका परमाणु क्रमांक होता है। तो इस परमाणु क्रमांक की वजह से ही ऐसी स्थिति बनती है, क्योंकि जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्लियर हो जाता है। जैसे कि आर्गन, फिर उसके बाद में 3D। देखो आर्गन क्या होता है 18, तो 3D और फिर उसके बाद 4s। तो हमारा 26 होता है, तो हमें 26 करने के लिए 4s2 तो आएगा ही। तो 18 2 20 6 26। तो ऐसा होता है कि जब इलेक्ट्रॉन Fe +2 प्रदर्शित करता है, यानी अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है, तो +2 करता है। और +3 कब करता है? कि जब वो 3D5 बनाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी जो कक्ष है जैसे D है या P है, तो अपने जितने इलेक्ट्रॉन वो रखता है उससे अगर आधे होंगे तो ज़्यादा स्थायी होगा, और अगर कंप्लीट हो जाते हैं तो और ज़्यादा स्थायी होगा। यानी यहाँ पर अगर 5 है या 10 है तो ये स्थायी होगा D9 की अपेक्षा या D8 की अपेक्षा ज़्यादा स्थायी होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ऐसे ही हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये कभी कभी जो 3D6 था तो ये 3D5 कर लेता है, तो हमारा +3 भी शो करने लगता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर वही सारी बातें लिख रखी गई हैं, आप इनको पढ़ भी सकते हैं और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि हमने अभी PDF में कुछ चीज़ें इंग्लिश में लिखी हुई थी, तो ये आगे हिंदी में लिखी हुई हैं, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर चलेगा। अगला क्वेश्चन बोलता है, कांच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऐसे ही हम देख लेते हैं इंग्लिश वर्जन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्लास इज नॉट करेक्ट। ग्लास इज ऑफन सेड टू बी अ सुपर कोल्डेड लिक्विड। सुपर कोल्डेड लिक्विड कहने का मतलब अतिशीतित द्रव। तो हिंदी वाले अतिशीतित द्रव समझ सकते हैं। और जो दूसरा बोलता है, ग्लास हैज़ नो डिफाइंड मेल्टिंग पॉइंट, मतलब जो ग्लास का है वो कोई निश्चित गलनांक का नहीं होता है। तो ये दोनों बात सही है, क्योंकि कांच जो होती है एक अतिशीतित द्रव है और ना ही उसके पास में कोई निश्चित गलनांक होता है। और अगला बोलता है, सोडा ग्लास इज हार्डर देन द पायरेक्स ग्लास। ये बात गलत है, क्योंकि जो सोडा ग्लास होता है वो खुद ही मृदु कांच यानी सॉफ्ट ग्लास होता है, और जो पायरेक्स कांच होता है वो सोडा ग्लास की अपेक्षा कठोर होता है, यानी हार्ड होता है। और जो मतलब यही कथन हमारा गलत है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। और जो चौथा बोलता है, बोरान इज प्रेजेंट इन पायरेक्स ग्लास। तो जो पायरेक्स ग्लास होता है वो बोरान और सिलिका से ही मिलकर बना होता है। तो चलते हैं, देखो हमारा ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, यानी इसमें भी सी हम लगा सकते हैं। ऐसे हमारा सी लग जाएगा, यानी जो सोडा कांच है वो मृदु कांच है, कठोर कांच नहीं है। तो चलते हैं, इसके बारे में वही सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं कि कांच जो है धातु सिलिकेटों से बना होता है। मेटल सिलिकेट आप समझ रहे होंगे, अंग्रेजी मीडियम वाले। अतिशीतित द्रव यानी सुपर कोल्डेड द्रव है, इसका गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डिफाइंड नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है।
सामान्य रूप से यह भंगुर होता है, ब्रिटल होता है, यह क्षार धातुओं और द्विसंयोजी धातुओं के साथ द्विसंयोजी धातुओं का मिश्रण, ये यौगिक नहीं है। इट इज़ नॉट अ कंपाउंड, ये कंपाउंड नहीं है। तो चलते हैं, ऐसे ही ये सारी बातें लिखी हुई हैं कि सोडा कांच जो है, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कांच के बारे में यहाँ लिखा गया है कि जो क्वार्ट्ज कांच होता है, ये सिलिका कांच होता है, वो सिलिका से बना होता है और इसमें परावैंगनी किरणें आराम से निकल जाती हैं। ये भी पूछा गया है एक बार क्वेश्चन कि किसमें से परावैंगनी किरणें गुजर सकती हैं, किस कांच से, मतलब ऐसे सोडा कांच भी वही सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हुई, तो आप इनको PDF टेलीग्राम पर ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन एवं वाष्पन दोनों सतही घटनाएं, तो इसको हम अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अंग्रेजी वाले अंग्रेजी इधर देख लें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला बोलता है बोथ बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन आर सरफेस फिनोमिनन। तो जैसे कि इवेपोरेशन को आप जानते हैं कि ये सतही घटना है, मतलब सरफेस की घटना है, सरफेस फिनोमिना है। क्योंकि जैसे कि आप टब है, टब में पानी भरा रखा है, तो जो पानी की सरफेस होती है उससे इवेपोरेशन होता है, उससे इवेपोरेशन होता है। जबकि जो बॉइलिंग मतलब जो क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग चीज़ें होती हैं, तो उनमें पूरे आयतन को लेकर के गर्म किया जाता है। तो यानी इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जो बॉइलिंग है ये एक बल्क फिनोमिनन है, यानी आयतनात्मक आप समझ रहे होंगे, यहाँ पर आयतनात्मक लिखा हुआ है, ये स्थूल घटना यानी आयतन वाली घटना है। जबकि जो वाष्पन है यानी इवेपोरेशन है वो एक सतही घटना यानी सरफेस फिनोमिनन है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा और इसमें कोई बात करने वाली नहीं, क्योंकि अन्य कथन तो गलत ही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमने जैसे कि पिछले वीडियो में अपने हीरे की बात कर रखी थी, मतलब हीरे के बारे में हर एक डिटेल की हमने बात कर रखी थी, बस उसके उपयोग नहीं लिखे थे और इस बार भी हमने शायद उपयोग नहीं लिखे, लेकिन ऐसे धीरे धीरे करके सारे वीडियोज़ में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा पहला बोलता है ऑप्शन ए, इंग्लिश वाले भी देख लें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डायमंड एंड ग्रेफाइट इज नॉट करेक्ट। तो ऑप्शन ए बोलता है डायमंड हैज़ अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर वेयर एज ग्रेफाइट हैज़ अ एक मिनट, थोड़ा सा दिख कम रहा है, हाँ, हेक्सागोनल प्लानर स्ट्रक्चर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो ग्रेफाइट होता है उसके पास में उसकी भी चतुष्फलकीय संरचना होती है, तो हमारा यही कथन गलत हो जाता है। और जो ऑप्शन नंबर बी बोलता है बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर डिफरेंट, तो ये तो बात सही है कि जो उनके रासायनिक और भौतिक गुण होते हैं ग्रेफाइट और हीरे के, वो भिन्न भिन्न होते हैं। अगला बोलता है कि ग्रेफाइट इज सॉफ्ट बट डायमंड इज हार्ड। तो ग्रेफाइट तो वैसे भी मुलायम होता है, डायमंड बहुत ही कठोर होता है, इसलिए वह शीशे को काट देता है। आपने शीशे की कटाई सुनी होगी, तो डायमंड के द्वारा की जाती है। अगला है ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी वाइल डायमंड इज नॉट। तो आप जानते हैं कि हमने कई बार बात कर रखी है कि जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का बहुत ही अच्छा सुचालक होता है, जबकि जो हीरा है वो विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। तो यहाँ पर वही बातें सारी लिखी गई हैं। तो यानी हिंदी मीडियम वालों के लिए ऑप्शन नंबर ए गलत है और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी ऑप्शन नंबर ए गलत है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर सारी बातें अच्छे से की गई। ग्रेफाइट यह एक कार्बन का प्रमुख अपर रूप है तथा प्रकृति में हीरे से अधिक मात्रा में पाया जाता है। जो ग्रेफाइट है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है, ये तो अंग्रेजी वालों को भी समझ में आ जाएगा। जो कृत्रिम ग्रेफाइट है यानी आर्टिफिशियल ग्रेफाइट है, इसे एचिसन प्रक्रम यानी एचिसन प्रोसेस द्वारा बनाया जाता है। इस प्रकरण के द्वारा ग्रेफाइट एंथ्रेसाइट कोयला, एंथ्रेसाइट जो कोल होता है उसके द्वारा आयरन ऑक्साइड या सिलिका की थोड़ी मात्रा में विद्युत भट्टी में गर्म करते हैं। इलेक्ट्रिक भट्टी होती नहीं, उसमें गर्म करते हैं। तो यहाँ पर वही बातें लिखी गई हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हीरे के बारे में हम सारे यहाँ पर उस चीज़ों का भी लिख लिए थे, यानी PDF डाल दिए थे, ऐड कर दिए थे। तो ये पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन होने वाला कच्चा माल कौन सा है, प्रयुक्त होने वाला कच्चा माल कौन सा है, ये बताना है। तो द रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट आर, तो हमें बताना है कि जो पोर्टलैंड सीमेंट होती है उसमें कच्चा माल कौन सा होता है। देखो लाइम यानी लाइम तो आप जानते हैं कि चूना, लाइम यानी चूना, सिलिका, सल्फर डाइऑक्साइड, और अगला बोलता है लाइम, सिलिका, कार्बन डाइऑक्साइड, अगला बोलता है लाइम, सिलिका, एल्यूमिना। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, क्योंकि आपने अगर देखा होगा तो जो क्या बोलते हैं पोर्टलैंड सीमेंट है उसमें चूना पत्थर तथा सिलिका मेनली डाला जाता है, और जो चूना पत्थर होता है उसमें कई चीज़ मिलती हैं। चूना पत्थर के अंदर सिलिका भी आ जाता है और सिलिका के साथ साथ एल्यूमिना भी आ जाता है। तो देख लेते हैं इसी के बारे में। देखो जो पोर्टलैंड सीमेंट है इसको पोर्टलैंड सीमेंट नाम दिया गया था क्योंकि ये 1824 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किया था। और जो सीमेंट के उत्पादन में चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी तथा जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम को 2 से 3% मात्रा में डाला जाता है ताकि सीमेंट का टाइट होने का प्रक्रम यानी हार्ड होने का प्रक्रम है वो धीरे हो जाए। जो जिप्सम से सीमेंट के जमने का प्रक्रम धीरे हो जाता है, अतः यह एक सीमा तक कठोर हो जाता है। और चूना पत्थर से कैल्शियम ऑक्साइड तथा मिट्टी से सिलिका व एल्यूमिना प्राप्त होता है। मिट्टी से हमने बात की कि सिलिका व एल्यूमिना प्राप्त होता है। एल्यूमिना क्या है? एल्यूमिना यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। यहाँ पर यही चीज़ें लिख रखी गई हैं कि सीमेंट में जो पाए जाते हैं, देखो कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका पाया जाता है, एल्यूमिना पाया जाता है, मैग्नीशिया पाया जाता है और फेरिक ऑक्साइड पाया जाता है। मैग्नीशिया यानी MgO। तो इनके मात्रा भी लिखी हुई है, क्योंकि कभी कभी पूछता है कि बताओ सीमेंट में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है। जैसे कि आपसे कई बार पूछा होगा कि बायोगैस में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो ऐसे ही पूछा जा सकता है। तो आप देख सकते हैं इसको।
तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वाटर इज नॉट ट्रू? तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द लिक्विड वाटर। तो जैसे कि आप जानते हैं कि H2O क्या होता है? जल। तो हाइड्रोजन कैसे बनता है? ऐसे, यानी इसमें जो बॉन्ड बनते हैं, जो हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनाता है तो उसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। और अगला है वाटर हैज़ अ हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो आप जानते हैं कि वाटर का कितना बॉइलिंग पॉइंट होता है? हाई बॉइलिंग पॉइंट, यानी 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। और वाटर हैज़ अ हाई हीट ऑफ फ्यूजन। तो मतलब देखो बॉइलिंग पॉइंट यानी कहने का मतलब है क्वथनांक की बात कर रहा है। और अगला बोलता है वाटर इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जो वाटर है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो ये बात गलत है। यानी जो वाटर है वो पोलर मॉलिक्यूल है, यानी ध्रुवीय यौगिक है। देखो हिंदी मीडियम वाले यहाँ देख सकते हैं कि बोल रहा है कि एक अध्रुवीय अणु है, लेकिन ये बात गलत है। जल एक ध्रुवीय अणु है, ध्रुवीय। तो ये गलत हमारा हो जाता है कथन। और जो जल की होती है उच्च गलन ऊष्मा होती है, और वैसे ही आप जानते हैं कि जल की विशिष्ट ऊष्मा भी उच्च होती है। और ये बातें इसके बारे में सही है, लेकिन ये हमारा ऑप्शन नंबर सी गलत है, सॉरी डी गलत है। यानी जो हाइड्रोजन है वो अध्रुवीय यौगिक नहीं है, ध्रुवीय यौगिक है, ध्रुवीय यौगिक है। और इसके बारे में देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि हाइड्रोजन जो होता है ये उदासीन ऑक्साइड है, ऑक्सीजन का उदासीन ऑक्साइड है, सॉरी हाइड्रोजन का। यह शुद्ध जल में स्वच्छ, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, और जैसे कि स्वच्छ के लिए प्योर बोल सकते हैं, रंगहीन के लिए कलरलेस, गंधहीन के लिए डर्टलेस, डर्टीलेस, स्वादहीन के लिए तो स्वाधीन तो आप समझ रहे होंगे ना, जिसमें कोई स्वाद नहीं, टेस्टलेस, पारदर्शक यानी ट्रांसपेरेंट होता है। इसका हिमांक 0 डिग्री, यानी हिमांक कहने का मतलब है जमना, जिसे हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट जो है 0 डिग्री सेल्सियस है, और जो कि मेल्टिंग पॉइंट है, क्वथनांक मेल्टिंग पॉइंट नहीं, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। तो अगला है ऐसे कि जो है जल है एक ध्रुवीय यौगिक है, तो इसका जो परावैद्युतांक स्थिरांक होता है वो 81 होता है। इसी कारण इसका जो प्रयोग है, जल का प्रयोग एक ठंडे मतलब सबसे ठंडा माना जाता है। इसको जल के कार के इंजन में प्रयोग किया जाता है। तो इनको आप पढ़ सकते हैं, बहुत सी चीज़ें, अच्छी चीज़ें लिखी गई हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब ना करना भूलें। तो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। मृदु साबुन के एक मिनट, मृदु साबुन के नमूने में होता है, मृदु साबुन के नमूने में क्या होता है? तो जैसे कि आप जानते हैं कि उस दिन हमने बात की थी कि जो जल होते हैं उच्च वसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? देखो सीजियम दिख रहा है, कैल्शियम दिख रहा है, मैग्नीशियम दिख रहा है, तो ये ऐसे ही गलत हो जाते हैं। पोटेशियम इसका आंसर हो जाएगा। और दूसरी बात ये हम बता दें कि जो साबुन होता है पोटेशियम से, हमने उस दिन भी बात की थी कि पोटास से, यानी KOH से जो होता है, जिसे हम कास्टिक पोटास बोलते हैं। तो कास्टिक पोटास से क्या बनता है? मृदु साबुन बनता है, यानी जो सॉफ्ट साबुन बनता है। और जो NaOH यानी कास्टिक सोडा, NaOH, इससे हमारा कठोर यानी हार्ड साबुन बनता है, हार्ड सोप। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, भाइयों के लिए ये भी लिखा हुआ है, अ सैंपल ऑफ सॉफ्ट सोप कंटेन्स सीजियम, पोटेशियम। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऐसे ही चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उस दिन भी हमने बात कर रखी थी, तो आज हम ज़्यादा इसके बारे में लिख के नहीं लाएं। ऐसे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम कार्बोनेट लवण को प्रदर्शित नहीं करता है? इसका इंग्लिश वर्जन देख सकते हैं आप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द साल्ट कैल्शियम कार्बोनेट? तो कैल्शियम कार्बोनेट का तो हमने उस दिन भी बात की थी कि कैल्शियम कार्बोनेट 3 नामों से जाना जाता है। एक तो लाइम स्टोन के नाम से जाना जाता है, दूसरा चाक के नाम से जाना जाता है, तीसरा मार्बल के नाम से जाना जाता है, जिसे हम संगमरमर बोल रहे थे। वहाँ पर संगमरमर यानी इंग्लिश में बोलेंगे तो मार्बल ही आएगा। तो यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है, संगमरमर, खड़िया, चूना पत्थर। तो आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा, यानी चूने का पानी, चूने का पानी। तो चूने के पानी का आप फार्मूला जानते हैं कि यानी CaOH, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, चूने का पानी। ये हमारा गलत है, ये इसको रिप्रेजेंट नहीं करता है कैल्शियम कार्बोनेट को। तो देख लेते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि चूने का पानी, देखो बुझा चूना यानी चूने का पानी यही है। देखो बुझा चूना कब बुझेगा? जब उसमें पानी डाल दिया जाता है, तो तब चूना बुझ जाता है, क्योंकि ऐसे चूना खुद ही तीव्र होता है, क्विक लाइम। देखो यहाँ पर तीव्र चूना है, CO कैल्शियम ऑक्साइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला, जिप्सम का फॉर्मूला, और लाल कशिश का और नीला कशिश का, ये सब फार्मूले आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर वही बातें सारी लिखी हुई हैं, जैसे उस दिन हमने बात की थी ना। ये घूम फिर के वही याद देते रहते हैं, और कोई दिक्कत नहीं इनको, मतलब ये कुछ डिफरेंट नहीं करते। लाइम स्टोन जो है, संगमरमर और चाक, ये कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ मिश्रण नहीं है? देखो मिश्रण वाले से क्वेश्चन हमेशा एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो आप जानते हैं कि समुद्री जल भी मिश्रण होता है, मृदा भी मिश्रण होती है, वायु भी मिश्रण होता है। मृदा में तो कई चीज़ें मिली होती हैं, वायु में भी मिली होती है, समुद्री जल में भी। तो इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं। जो टिन है ये प्योर होती है, जिसे हम SN का, इसका फार्मूला होता है SN। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो वही बातें हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट अ मिक्सचर? तो टिन इसका मिक्सचर नहीं है। सी वाटर तो आप जानते हैं समुद्री जल होता ही है। देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई, जैसे सोल्डर धातु है, जिसे हम टांका धातु ये होती है, वो टिन और लेड से मिलकर बनी होती है। तो टिन को हमने SN देख लिया, और लेड का क्या है, PB। तो देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन 2020 के आसपास कहीं पूछा गया था।
हाँ 2020 में ही पूछा गया था। तो आप इनको याद रखिएगा कि कौन चीज़ें किससे मिली बनी होती हैं। जैसे कांसा होता है कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है, पीतल होता है कॉपर जिंक से मिलकर, जर्मन सिल्वर होता है, ये पूछा गया था एक बार कि जर्मन सिल्वर किससे बना होता है, और 4 ऑप्शन थे, ये तीनों तो यहाँ पर थे ही, मतलब उसमें ऑप्शन में, और एक सिल्वर भी था, तो लोगों ने सिल्वर को नहीं लगाया, अन्य चीज़ों को चूज़ किया, जबकि जर्मन सिल्वर में सिल्वर होता ही नहीं। स्टेनलेस स्टील तो आप जानते हैं कि आयरन, क्रोमियम, निकिल, मैग्नीज जैसी धातुओं से मिलकर बना होता है, और इसमें कार्बन भी कुछ मात्रा में मिलाया जाता है ताकि इसमें जंग न लगे। और नाइक्रोम, यहाँ पर निकिल लिख गया है, निकिल है इसका आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो इसको इंग्लिश और हिंदी में समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं। मिश्र धातु को हम एलॉय बोलते हैं, एलॉय। संघटक यानी उसके पार्ट बोल सकते हैं कि किन चीज़ों से मिलकर बना है, इतना तो समझ ही रहे होंगे आप, क्योंकि आप कोई अमेरिका में तो पैदा नहीं हुए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी सूखी बर्फ, किसको सूखी बर्फ किसे कहा जाता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम कहते हैं, क्या हुआ, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम कहते हैं सूखी बर्फ, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश वर्जन है इसका, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होने वाला है, सॉलिड स्टेट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर वही चीज़ें लिखी हुई हैं, यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पहला आग बुझाने में यानी फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। और जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो कॉल्ड एज ड्राई आइस, मतलब इसको जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है उसको सूखी बर्फ के रूप में भी जाना जाता है, शुष्क बर्फ जिसे कहते हैं, क्योंकि ये एक प्रशीतक यानी रेफ्रिजरेंट की तरह काम करता है। रेफ्रिजरेंट का मतलब होता है जैसे कि एसी में जो गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और जैसे कि फ्रिज में जो गैस होती है वो भी। और जो O2 प्लस CO2 का मिश्रण है उसे हम कार्बोजन कहते हैं, कार्बोजन। और जो यही चीज जो कार्बोजन है ये क्या है, निमोनिया के उपचार में काम आता है। और कार्बन ऑक्साइड से यानी CO जो होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, उससे अगर कोई मतलब वो एक तो विष होता है कि अगर इंसान की धमनियों में चला जाता है तो वो रक्त के साथ मिलकर के एक ऐसा टाइट पदार्थ बनाता है जिससे कि खून पूरे शरीर में जमने लगता है, और खून जम जाता है तो इंसान की जीवन खत्म हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जिसको ग्रस्त होता है तो उसको कार्बोजन दिया जाता है, तो उसके उपचार में इसका किया जाता है। तो अगला है डबल रोटी के फूला में। डबल रोटी तो आप जानते हैं उसका जो वो फूल जाती है ना ऐसे करके गोल, तो उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है वायु मुक्त अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में। अक्रिय बोले तो इनएक्टिव वातावरण उत्पन्न करने में। अगला है नेट मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ डाइल्यूट टू अ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन थ्रू अ सेलेक्टिवली प्रीमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। तो इसे हम ओमोसिस बोलते हैं, ओमोसिस यानी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं परासरण, यानी झिल्ली का एक चुनाव के रूप में। देखो जैसे झिल्ली, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी वाले कि किसी तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर एक चयनात्मक रूप से पारगम्य झिल्ली में से जल का वास्तविक संचालन क्या कहलाता है, जिसे हम परासरण बोलते हैं। जो विसरण होता है, विसरण तो आप जानते हैं, विसरण मतलब होता है कि किसी भी ओर जल चला जाए, जैसे किसी झिल्ली, जैसे कि हम चाय छानते हैं तो क्या होता है, वो परासरण है एक तरीके का परासरण। क्योंकि देखो चाय जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ उसको लिक्विड को जाने देती है, यानी कुछ चीज़ों को रोक लेती है, चुनी हुई चीज़ों को जाने देती है, तो उसे हम परासरण बोलेंगे। और जब कोई भी चीज़ किधर भी चली जाए, जैसे कि हम पानी डालेंगे तो पानी डालने से कोई चीज़ न छन्नी में बचेगी ना ही उसमें बचेगी, तो उसे विसरण बोलेंगे। उसे विसरण को अंग्रेजी में इधर देख सकते हैं डिफ्यूज़न। और डिस्पर्सन तो आप समझते हैं प्रकीर्णन, जैसे कि आपने प्रकीर्णन तो उसमें पढ़ाई होगा फिजिक्स में, वही प्रकीर्णन। अवशोषण तो किसी चीज़ का अवशोषण, जैसे कि अवशोषण सिलिका जल द्वारा अवशोषण जल का अवशोषण होता है। अगला है कैथोड किरणें के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए बोलता है कैथोड किरणें, एक मिनट इसको आप देख सकते हैं कि इंग्लिश में वर्जन है इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैथोड रेज इज नॉट करेक्ट। कैथोड रेज पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन, जो कैथोड किरणें होती हैं उनके जो कण होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये भी बात सही है कि जो कैथोड किरणों के कण होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगला बोलता है कैथोड रेज पार्टिकल्स स्टार्ट फ्रॉम एनोड एंड मूव टुवर्ड कैथोड, तो ये बात गलत है, क्योंकि जो कैथोड के जो पार्टिकल के जो कण हैं वो कैथोड से प्रारंभ होते हैं, यानी कैथोड नाम है ना, वो कैथोड से ही शुरू होते हैं और एनोड की ओर जाते हैं, तो ये हमारा कथन गलत हो जाता है। अगला बोलता है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स कैथोड रेज ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन। अगर जब चुंबकीय क्षेत्र होगा और देखो चुंबकीय क्षेत्र होगा और विद्युत क्षेत्र होगा, तो जो कैथोड किरणें होती हैं वो विक्षेपित हो जाती हैं, धन आवेशित क्षेत्र की ओर विक्षेपित हो जाती है, क्योंकि ये ऋणावेशित होती हैं, धन आवेशित प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाती हैं, पॉजिटिव प्लेट की ओर। अगला है टेलीविजन पिक्चर ट्यूब्स आर कैथोड रेज ट्यूब्स, ये भी बात सही है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाता है। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी बी गलत है और अंग्रेजी वालों के लिए भी बी गलत है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देखो वही बातें लिखी हुई हैं, बोलता है यह कर्ण सीधे पद पर घमंड करती है। ये हमें कोई समझ नहीं आया कि क्या है अपने पद, हाँ ये कुछ ऐसा कहना चाह रहा है कि अपने पद के मध्य में रखी ठोस वस्तु की छाया, अपने मार्ग मतलब जो अपने रास्ते में पथ, ये पथ लिखना चाह रहे हैं, पथ। यह किरणें जो होती हैं सीधे पथ पर गमन करती हैं, गमन यानी चलती हैं,
सीधी रेखा में चलती हैं, सीधी रेखा में चलती हैं, और अपने जो रास्ते में कोई भी चीज़ रखी है तो उसकी शैडो उत्पन्न करती हैं, छाया उत्पन्न करती हैं। और यह किरणें द्रव्यमान से निर्मित होती हैं और यांत्रिक प्रभाव उत्पन्न करती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों में धनावेशित प्लेट की ओर विक्षेपित होती हैं, क्योंकि ये ऋणावेशित होती हैं। इलेक्ट्रॉन तो आप जानते हैं कि ऋणावेशित होता है। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। कई चीज़ें यहाँ पर लिख रखी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको जरूर पढ़िएगा। तो अगले क्वेश्चन की जैसा कि अपना है, क्या बनाकर हाइड्रोजन के बहुत बड़े आयतन को समायोजित किया जा सकता है। तो हमने उस दिन बात की थी कि जो निकिल होता है, पीटी होता है यानी प्लेटिनम होता है, पीडी होता है यानी पैलेडियम होता है। तो ये जो होते हैं ये हाइड्रोजन के बहुत बड़े आयतन को संयोजित अपने अंदर अधिशोषित कर लेते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यानी जो देखो यहाँ पर नॉन स्टाइकियोमेट्रिक हाइड्राइड बोला है, और ऐसे ही इनको हम हिंदी में बोलते हैं संगत अंतराली हाइड्राइड, संगत अंतराली या अंतरकाशी भी बोलते हैं इन्हें, अंतराली हाइड्राइड। तो आप इंग्लिश भी याद कर सकते हैं, हिंदी भी याद कर सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा तो इन्होंने अंग्रेजी में बोल दिया, तो क्या करेंगे आप, तो दोनों वर्ड आपको कहीं ना कहीं समझ कर चलने होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो वही बात है, अ वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन कैन बी अक्यूमुलेटेड बाय द, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। हाँ, तो हाइड्रोजन निम्न ताप तथा उच्च ताप पर, देखो हाइड्रोजन के यहाँ पर जितने भी यूजेस हैं, जितने यूजेस नहीं लिखे गए क्योंकि हाइड्रोजन की हम कई बार बात कर चुके हैं, तो आप पिछले वीडियोस में जरूर देखिए जाएगा। तो हाइड्रोजन जो है निम्न ताप यानी लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर द्रवित किया जा सकता है। निकेल, पीडी पैलेडियम, पीटी प्लेटिनम, और लोहा आयरन जिसे बोलते हैं, एयू यानी ऑरम जिसे हम बोलते हैं गोल्ड, आदि धातुओं में एक बड़ी मात्रा में अधिशोषित किया जा सकता है। जो पीडी होता है ना, अपने आयतन की तुलना में 1000 गुना ज़्यादा गैस अधिशोषित कर सकता है। पैलेडियम अपने आयतन यानी वॉल्यूम की तुलना में 1000 टाइम्स गैस को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है, क्योंकि इनके बीच में जो होता है, बीच में छोटे छोटे जैसे कि हमने बड़े बड़े पत्थर देखे, ऐसे बड़े बड़े पत्थर बना दिए, ऐसे बड़े बड़े पत्थर, तो इनके बीच में जो ये जगह बच जाती है ना, तो इसी तरीके से अणु होते हैं, तो उनके बीच में जो जगह बच जाती है वहाँ पर जाकर के हाइड्रोजन गैस बैठ जाती है। तो जो धात्विक हाइड्राइड या अंतराली हाइड्राइड होते हैं, जिसे हम संगत अंतराली हाइड्राइड बोल रहे हैं, कि वो डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के तत्वों के द्वारा बनाए जाते हैं। डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के तत्व ऐसे तरह के यौगिक बनाते हैं। लेकिन हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात है, डी ब्लॉक में 7, 8, 9 जो समूह होता है, जो ग्रुप होता है, वो धातु हाइड्राइड नहीं बनाते हैं, मेटेलिक हाइड्राइड नहीं बनाते हैं, क्योंकि यह क्षेत्र जो है अंतराल हाइड्राइड अंतराल कहलाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु यानी मोनोटोनिक तत्व नहीं है। तो हमारे पास कुल मिलाकर के 7 ऐसे तत्व होते हैं जो कि मोनोटोनिक नहीं होते, यानी एक परमाणु के नहीं होते हैं। जैसे कि आप कुछ के नाम तो खुद ही जानते होंगे, जैसे क्लोरीन आपने कई बार देखा होगा Cl2 में होता है, H2 यानी हाइड्रोजन होता है, N2 यानी नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन यानी O2 होता है, बेरिलियम यानी Br2 होता है। तो ऐसे ही आप यहाँ पर कितने हो गए, 6 हो गए। ऐसे एक तत्व शायद हमें लगता है बेरिलियम हो गया, आयोडीन हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, शायद F2, हाँ F2 होता है। ऐसे ही हमारे जो 7 तत्व होते हैं वो द्विपरमाणविक तत्व होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी एक परमाणुक नहीं होते, मोनोटोनिक नहीं होते। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोनोटोनिक एलिमेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोनोटोनिक एलिमेंट। तो आप देख सकते हैं कि हमारा आयोडीन आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले आप देख सकते हैं डायोटोमिक, मतलब जो 2 परमाणुक तत्व होते हैं केवल 2 परमाणुओं से बने होते हैं, 2 परमाणु जिसमें दो परमाणु होते हैं। यदि द्विपरमाणुक एक अणु, मतलब ये आप पढ़ सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो 7 तत्व हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, वही सारे 7 तत्व हैं। अगला है 90 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति का सही क्रम दर्शाता है। तो इसके लिए तो आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी पता होनी चाहिए, क्योंकि जिसका विद्युत रासायनिक विभव कम होगा वो इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता उसमें ज़्यादा होती है। तो हमारा जो जिंक होता है उसमें उसका जो विद्युत रासायनिक विभव होता है वो सबसे कम होता है, फिर उसका कॉपर, फिर Ag, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाता है। इसको भी आप पढ़ सकते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ऑफ द मेटल्स। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है इसका। तो चलते हैं, देखो यहाँ पर वही बातें लिखी गई हैं, जो तत्व अधिक आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देते हैं, यानी अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देते हैं आसानी से, कम क्षमता होती है, उनमें कम क्षमता होती है। यदि Zn इनके जो अपचायक विभव हैं इस क्रम है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाता है। तो चलते हैं अगले की ओर। ये आप रासायनिक श्रेणी देख सकते हैं जिनमें इसकी क्रियाशीलता दिखाई गई है, अभिक्रियाशीलता। तो यहाँ पर ये क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है, क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है। सब घटती हुई क्रियाशीलता, यहाँ पर सबसे अधिक क्रियाशीलता और सबसे कम क्रियाशीलता। जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि जो पोटेशियम और सोडियम होते हैं ये सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं हैं। तो आखिरकार क्यों कहते हैं ऐसा, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी के कारण। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, हाँ अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द बायोगैस। तो बायोगैस को हमने देख रखा है कि बायोगैस का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है, मीथेन होता है, जो कि करीब 55% होता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, फिर ऐसे हाइड्रोजन होता है, फिर नाइट्रोजन होता है,
तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर उसी के सारे पार्ट नहीं लिखे गए हैं शायद, तो आप इसको देख सकते हैं कि ये सारे पार्ट होते हैं, तो आप इनका पिछले वीडियोस जरूर देखिएगा, उससे आपको बहुत ही लाभ होने वाला है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटेलिक मिनरल। तो आप जानते हैं कि जो धातुएं मतलब जो तत्व होते हैं वो 3 प्रकार से बटे हुए हैं, 2 प्रकार से, सॉरी, एक धात्विक एक अधात्विक। और फिर जो धात्विक होते हैं वो भी 3 प्रकार से बटे हुए हैं, एक बहुमूल्य धातुएं यानी बहुमूल्य धातुएं वैल्यूएबल मेटल्स, और दूसरा है देखो वैल्यूएबल धातुएं हो जाती हैं और लौह धातुएं, फिर अलौह धातुएं। तो जैसा इंग्लिश के चक्कर में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पर तीनों चीज़ें लिखी रखी हैं वैसे ही। तो आप देख सकते हैं अधात्विक खनिज वो होते हैं जिनमें कि धातु के अंश उपस्थित नहीं होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा है जिसमें धातु के अंश उपस्थित नहीं है? आप बताइए। यहाँ पर जो बॉक्साइट है, बॉक्साइट क्या है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। और जो ये तांबा है, तांबा भी आप जानते हैं अभ्रक, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो लोहा है तो लोहा तो ऐसे ही धातु है, तांबा भी आप जानते हैं कि धातु, एल्यूमिनियम भी आप जानते हैं धातु है। तो ऑप्शन नंबर हमारा माइका यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जिसे हम अभ्रक बोलते हैं हिंदी में। अगला क्वेश्चन है लाइक शेयर सब्सक्राइब, यही हमारा अगला क्वेश्चन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इन चीज़ों पर बहुत ही ध्यान रखें, सब्सक्राइब लाइक शेयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।